हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम लोग अपने सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय, और यह अध्याय हमारा पॉलिटिकल साइंस से होगा। और इस अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। बच्चों, अगर आप अपने क्लास 10th के किताब को देखेंगे तो उसमें लिखा होगा लोकतांत्रिक राजनीति यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यानी हमें इस बात से यह समझ में आना चाहिए कि क्लास 9th में भी हमने लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ा, और क्लास 10th में एक बार फिर से हम लोग लोकतंत्र से संबंधित बातें ही पढ़ने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारा अध्याय जो है सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी का क्या मायने है और यह लोकतंत्र में क्यों जरूरी है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र में लोग ही सर्वोपरि होते हैं। लोकतंत्र में भेदभाव या गैर बराबरी को कोई जगह नहीं होता। यानी लोकतंत्र है तो वहाँ हर लोग, चाहे उनका संख्या कुछ भी हो, चाहे बहुसंख्य हो या अल्पसंख्य हो, सब लोग बराबर समझे जाते हैं आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो जाहिर सी बात है कि जब सभी बराबर ही हैं तो सत्ता का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए, सत्ता का साझेदारी भी होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर लोकतंत्र के अलावा कोई और व्यवस्था होता किसी देश में, तब सत्ता की साझेदारी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप वैसे देश में रहते हो जो देश धर्मतंत्र पर चलता है यानी थियोक्रेसी पर चलता है, या वह देश तानाशाही वाला देश है या राजतंत्र वाला मोनार्की वाला देश है, तो वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हम सत्ता की साझेदारी चाहते हैं। अगर ऐसा दावा करता भी है तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा, उसकी बातें नहीं सुनी जाएगी। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का स्कोप है, संभावना रहता है और होना भी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, तो इसमें दो देशों की कहानी की से शुरुआत की गई है। इसमें एक देश है श्रीलंका और दूसरा देश है बेल्जियम। और दोनों देश भले आकार में छोटे हों, लेकिन दोनों देश में विविधता है और दोनों देश अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। और वहीं हम लोग देखेंगे कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ये दोनों देश अपनाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग सत्ता की साझेदारी चाहेंगे। और यहाँ देखने को ये मिलेगा हमें इस पाठ में कि एक देश जिसका नाम श्रीलंका है, वह सत्ता की साझेदारी के मांग को कैसे निपटाता है, और वहीं बेल्जियम इस मांग को कैसे निपटाता है। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका की कहानी को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बेल्जियम की कहानी पर आएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग श्रीलंका ने लोगों का जो सत्ता की साझेदारी का मांग है, इसको कैसे, इसका निपटारा श्रीलंका के नेता करते हैं, श्रीलंका के लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका का परिचय देख लेते हैं। तो आपको मालूम ही है कि श्रीलंका हमारे भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा राज्य के आबादी के बराबर है। यानी श्रीलंका आकार में भी बहुत छोटा है और साथ ही साथ आबादी भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे भारत का एक छोटा सा राज्य हरियाणा की आबादी श्रीलंका के आबादी के बराबर है। यानी यह इस ओर इंगित कर रहा है कि यह देश आकार में बहुत छोटा है, संख्या भी कम है, लेकिन इसमें विविधता है। विविधता मतलब कि यहाँ तरह तरह के लोग हैं, और जब तरह तरह के लोग हैं, चाहे वो उनकी संख्या ज़्यादा हो या कम हो, वो सत्ता में साझेदारी चाहेंगे। और सत्ता की में साझेदारी उनको अगर नहीं मिलती है तो वो क्या करेंगे? उनके अंदर बेगानापन का एहसास होगा कि हम अपने देश में पराए हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ की जातीय बुनावट की बात की गई है, यानी श्रीलंका में किस तरह के लोग निवास करते हैं, उनकी तादाद क्या है।
तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है, संख्या है, वो है सिंहली जाति का। वहाँ सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको सिंहली जाति के लोग भी कहा जाता है, और उनका तादाद 74% है करीब। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3/4 हिस्सा उनका है। और ये सभी लोग बौद्ध मत को मानते हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यानी श्रीलंका में बहुसंख्य कौन है? तो सिंहली जाति के लोग हैं और वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिंहली के अलावा श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, तमिल लोग। और तमिल लोगों में 2 तरह के तमिल लोग हैं। तमिल लोगों में 2 तरह के तमिल लोग हैं। एक वैसे तमिल जो श्रीलंकाई मूल के हैं, यानी उनके पूर्वज का भी जन्म कर्म जो है वह श्रीलंका में ही हुआ, और वो हालांकि तमिल भाषा बोलने वाले हैं। और दूसरा जो आबादी है वह भारतीय मूल के तमिलों का है, और ये वो तमिल हैं जो हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य से एज अ टी वर्कर श्रीलंका गए हुए थे। यानी श्रीलंका के बागानों में, चाय के बागानों में काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका ले जाए गए थे, और वे वहीं के होकर के रह गए। तो 2 तरह के तमिल हैं, और इन दोनों की आबादी कुल मिलाकर बात किया जाए तो 18% होती है। यानी श्रीलंका की आबादी में 74% हिस्सा सिंहलियों का है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और करीब 18% आबादी वहाँ तमिलों की है, तमिल भाषा बोलने वालों की। और ये तमिल भाषी लोग हिंदू और मुस्लिम 2 धर्मों से बिलोंग करते हैं। और कुछ आबादी वहाँ पे ईसाई धर्म को मानने वाले का भी है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद वहाँ पे 7% है। और ये है मतलब श्रीलंका का जातीय बुनावट, यानी श्रीलंका में विविधता है, और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो वर्ग है उस वर्ग का नाम है सिंहली, जो बौद्ध धर्म को मानता है। और दूसरे स्थान पर तमिल लोग हैं जिनकी आबादी 18% है। तमिलों में विभाजन है, तमिल में कुछ श्रीलंकाई तमिल है, कुछ भारतीय तमिल है। श्रीलंकाई तमिलों की संख्या 13% है, वहीं भारतीय तमिलों की संख्या 5% है। और इन दोनों के अलावा 7% आबादी ईसाइयों की भी है। तो यह है श्रीलंका का जातीय बुनावट। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। हमारे सामने अगला हेडिंग क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। तो ये बहुसंख्यवाद क्या होता है, और बहुसंख्यवाद के रास्ते को अपनाने से क्या परिणाम निकलता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुसंख्यवाद। तो देखो, बहुसंख्यवाद का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई वर्ग अपने संख्या के आधार पर प्रभुत्व कायम करने का प्रयास करे और समाज के अन्य वर्गों पर अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को थोपने का प्रयास करे, तो इसे ही बहुसंख्यवाद कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि लिखा हुआ है कि जब कोई वर्ग अपने संख्या के आधार पर प्रभुत्व कायम करने का प्रयास करे और समाज के अन्य वर्गों पर अपनी, यहाँ लिख देंगे अपनी के इच्छाओं और आकांक्षाओं को थोपने का प्रयास करे, तो इसे ही बहुसंख्यवाद कहा जाता है। यानी इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हो और उस गांव में टोटल 100 घर की आबादी है, मतलब 100 घर है, और उस 100 घर में 80 घर किसी एक जाति के लोगों की है, और बाकी के जो 20 घर है वह अलग जाति की है, या तरह तरह के जाति के लोग हैं। तो इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये जो अधिक आबादी वाले लोग हैं वो उस गांव में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करें, अपनी मनमानी करने की कोशिश करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी संभावना बना रहता है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि श्रीलंका में आबादी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी सिंहलियों की है, और सिंहली लोग अपने आबादी के कारण, अपने विशाल आबादी के कारण क्या करना चाहेंगे? श्रीलंका में बहुसंख्यवाद लाना चाहेंगे। यानी
अपने संख्या के बल पर अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को श्रीलंका के लोगों पर थोपने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका ने लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाया। तब से देश में नियमित अंतराल पर चुनाव भी हुए। हालांकि सिंहली समुदाय ने अपनी संख्या के बलबूते हर क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि श्रीलंका ने 1948 में आज़ादी प्राप्त किया। श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बनता है 1948 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद। और उसके बाद क्या किया गया, वहाँ पे लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाया गया। यानी लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने का मतलब ही होता है कि समाज का कोई भी वर्ग जिसकी संख्या कुछ भी हो, संख्या अधिक हो या कम हो, सबको बराबर समझा जाता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां लोगों की संख्या कुछ भी हो, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अगर बराबरी है तो लोकतंत्र है, अगर बराबरी नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे लोकतंत्र में आपने सुना होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान होता है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है और सबके वोट का बराबर वैल्यू होता है। तो सिर्फ वोट का ही नहीं, हर चीज में बराबरी का अधिकार होता है। लेकिन श्रीलंका के सिंहलियों ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका के सिंहलियों ने 1948 में आज़ादी मिलने के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया। नियमित अंतराल पर श्रीलंका में चुनाव भी हुए, लेकिन श्रीलंका ने बहुसंख्यवाद वाला रास्ता अपना लिया। यानी सिंहली लोगों ने अपनी संख्या के बल पर वहाँ अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, अपना मनमानी करने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी वर्ग हैं, खास करके तमिल लोग जिनकी संख्या दूसरे स्थान पर है, वो लोग बेगानापन महसूस करेंगे और ये ऐसा ही होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है कि बहुसंख्यवाद के तहत उठाए गए कदम। तो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का रास्ता अपना करके क्या क्या स्टेप उठाया गया, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1956 के एक कानून बनाकर, यहाँ पर में होगा, 1956 में एक कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। यानी यहाँ पर तमिल भाषा को पूरी तरह से अनदेखा करके श्रीलंका के नेताओं ने क्या किया कि सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। और रहा बात राजभाषा का, तो राजभाषा में दो भाषाएं हैं, एक हिंदी, और अगर कोई राज्य ऐसा है जो हिंदी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है तो उसके लिए विकल्प है अंग्रेजी, है ना। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ है। लेकिन श्रीलंका ने एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा किसको अपनाया, सिंहली को अपनाया। तो यहाँ भी वैसा ही स्थिति देखने को मिला। उसके आगे विश्वविद्यालयों तथा अन्य सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। यानी क्या किया गया कि हर जगह सरकारी नौकरी में, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, सिंहलियों को ज़्यादा तरजीह दिया गया, वरीयता दी गई, और बाकी लोगों को क्या किया गया कि नकार दिया गया। यानी श्रीलंका में जो बाकी वर्ग है उनको सरकारी नौकरियों में कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर उसके आगे संविधान में सिर्फ बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। इसका मतलब जो श्रीलंका की संविधान है उसमें क्या किया गया कि वैसे प्रावधान किए गए, प्रोविजन शुरू किए गए, रखे गए कि जिसमें सिर्फ बौद्ध धर्म को मानना या बौद्ध मत को मानने वालों को ही वरीयता दी गई, या बौद्ध धर्म को जो व्यक्ति मानते हैं, जो लोग बौद्ध मत को मानते हैं, उनको हर जगह सर्वोपरि या विकास करने का बहुत सारा मौका दिया गया और अन्य वर्गों को इससे दूर रखा गया। लिखा है कि बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। यानी सरकार कोई भी स्टेप लेती थी तो वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाला होता था और किसी भी धर्म को नहीं। तो यहाँ पर एक बार फिर हम देखते हैं कि बहुसंख्यवाद के तहत श्रीलंकाई नेताओं ने वैसे स्टेप लिए जो एक वर्ग जो है तमिल लोग, इनको काफ़ी खटकेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है,
आगे गृह युद्ध। गृह युद्ध में क्या है, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि श्रीलंका के सिंहली लोगों के इन कदमों ने श्रीलंका को एक लंबे गृह युद्ध में ढकेल दिया। और आपको एक बात बता दें कि जब कोई देश बहुसंख्यवाद का रास्ता अपनाता है तो उसके सामने दो खतरे प्रमुखता से आती है, यानी उस देश के सामने दो खतरे मंडराने लगते हैं। उसमें एक खतरा यह है कि उस देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है, और दूसरा खतरा यह है कि वह देश विभाजन के कगार पर आ जाता है, यानी वह देश बंटवारे की स्थिति में आ जाता है। और ये संभव भी है कि उस देश का बंटवारा हो जाए, है ना। तो श्रीलंका में गृह युद्ध आया, और श्रीलंका में जब गृह युद्ध आया तो क्या स्थिति हुआ, इसको देखेंगे हम लोग। तो लिखा हुआ है कि एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन को बढ़ाया। यानी लगातार सरकार के द्वारा लगातार लिए जा रहे तमिल विरोधी फैसले और सिंहली समर्थन वाले फैसलों ने वहाँ के जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके अंदर सरकार के प्रति नाराजगी को बढ़ा दिया और बेगानापन को बढ़ाया। यानी लोगों को लगने लगा कि भाई हम इस देश में बस अपना सिर्फ नाम के लिए हैं, इस देश में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम बेगाने हैं इस देश में। ऐसा स्थिति देखने को मिला। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध मत समर्थक सिंहलियों के द्वारा तमिलों के भाषा, संस्कृति तथा अन्य मामलों को लेकर लगातार भेदभाव ने दोनों समूहों में अविश्वास और तनाव को बढ़ा दिया। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यहाँ यह कहना चाह रहा है कि जो बौद्ध समर्थक सिंहली जाति के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि जो तमिलों की जो भाषा है, संस्कृति है या अन्य मामले हैं उनको लेकर जो लगातार उनके द्वारा भेदभाव हो रहा था सिंहलियों के द्वारा, इस भेदभाव ने दोनों समूहों में अविश्वास और तनाव को बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि अगर आपके यहाँ का कोई वर्ग ऐसा हो जो लगातार आपको बेगानापन का एहसास कराए, आपके साथ भेदभाव करे, तो जाहिर सी बात है कि आप में और उसमें अविश्वास और तनाव की स्थिति बन जाएगी। और यही स्थिति वहाँ पर तमिलों और सिंहलियों के बीच बना। तमिल लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली सिंहलियों के प्रति। फिर आगे क्या लिखा हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। और ये उनका मांग बिल्कुल सही था, इस मांग में कोई कमी नहीं नजर आती है। उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाना है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा चूँकि सिंहलियों ने नहीं दिया था तो इनको चाहिए था। और क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब होता है कि खुद का अधिकार, तो उनको अपने क्षेत्र में फैसला लेने का अधिकार चाहिए था, क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहिए था, इसको रीजनल ऑटोनॉमी कहा जाता है। और उसके अलावा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग कर रहे थे कि शिक्षा में भी हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, रोजगार में भी बराबरी का अधिकार चाहिए। और एक लोकतांत्रिक देश के लोगों का ये मांग गलत नहीं है, भले वहाँ का अल्पसंख्यक ही यह मांग कर रहा हो, अल्पसंख्यक ही मांग करेगा, चूँकि किसी भी वर्ग में, किसी भी समाज में अल्पसंख्यक लोगों पर ही सबसे ज़्यादा भेदभाव का खतरा मंडराता रहता है। तो यहाँ पे जो तमिल लोग थे उनका ये मांग बिल्कुल जायज़ था। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे जो है, आगे जो गृह युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम निकला। श्रीलंका में हमने कहा कि एक लंबा गृह युद्ध छिड़ा, तो इसका क्या परिणाम निकला। लिखा हुआ है कि श्रीलंकाई तमिलों ने 1976 में एक उग्र संगठन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम यानी LTTE का गठन किया और उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग करने लगे। यानी उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया, बहुत सारी पार्टियां बनाई, लेकिन एक पार्टी जो उन्होंने बनाया वो आगे जाकर के काफ़ी उग्र रूप धारण कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि LTTE जो है, जो इसका नाम पूरा नाम लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है, उसके जैसा उग्र संगठन दुनिया में शायद ही कोई होगा। ये स्थिति आ गया श्रीलंका में। जैसे श्रीलंका की मैप को अगर हम बात करें तो जैसे श्रीलंका अगर कुछ मान लीजिए कि इस तरह का है,
तो श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उन्होंने क्या किया कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की मांग करने लगे। मतलब कि एक ऐसा स्वतंत्र सरकार चाहने लगे इस क्षेत्र में जहां पर शासन किनके हाथ में हो, तमिलों के हाथ में हो। यानी श्रीलंका में वहाँ के तमिल लोग एक स्वतंत्र देश का भी मांग करने लगे। हमने शुरू में ही बताया कि जब कोई देश बहुसंख्यवाद का रास्ता अपनाता है तो उसके सामने दो खतरे प्रमुखता से आते हैं, एक गृह युद्ध का खतरा और दूसरा जो खतरा है वो कैसा खतरा है, वह खतरा है देश के बंटवारे का खतरा। और ये दोनों खतरा एक साथ मंडराने लगा किसके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर। और आगे क्या लिखा हुआ है कि इस संगठन की उग्रता दिनों दिन बढ़ती चली गई और इसने विश्व के सबसे खतरनाक उग्र संगठनों में से एक का रूप ले लिया। सिंहली तमिलों के बीच इस संघर्ष ने श्रीलंका को लंबे गृह युद्ध में धकेल दिया। श्रीलंका करीब करीब अगर मान के चला जाए तो 1980 से लेकर के 2009 तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। गृह युद्ध का क्या मतलब होता है, जरा इस मतलब को भी समझिए। गृह युद्ध का मतलब होता है कि जब किसी देश के भीतर ही वहाँ के दो वर्ग विभिन्न मामलों को लेकर या किसी मामले को लेकर आपस में ही भिड़ जाए, हिंसा करने पर उतारू हो जाए, तो इसी को गृह युद्ध कहा जाता है, सिविल वार। तो यहाँ पर सिविल वार देखने को मिला 1980 से लेकर 2009 तक। और 2009 में भी यह सिविल वार नहीं खत्म होता, लेकिन जो ये LTTE जो है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, इसका जो हेड था, प्रमुख था, जिसका नाम था वी प्रभाकरन। जब वी प्रभाकरन को श्रीलंकाई सेना ने मार गिराया 2009 में, तब जाकर के वहाँ पर गृह युद्ध समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि सिंहली तमिलों के बीच इस संघर्ष ने श्रीलंका को लंबे गृह युद्ध में धकेल दिया। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए तथा अनेक दूसरे मुल्कों में भागकर शरणार्थी बन गए। यानी श्रीलंका में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तमिलों और सिंहलियों के बीच, तो सिंहली लोग भी हजारों हजार की संख्या में मारे जाने लगे और साथ ही साथ जो तमिल लोग थे इनके भी हजारों लोग मारे जाने लगे। और बहुत सारे लोगों ने अपना धन संपदा श्रीलंका में ही छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के रिफ्यूजी बन गए, यानी शरणार्थी बन गए, किसी तरह से आश्रय लिया। और आगे क्या लिखा हुआ कि संघर्ष पर विराम तब लगा जब 2009 में इस संगठन का प्रमुख वी प्रभाकरन को श्रीलंकाई सेना ने मार गिराया। और एक और जानकारी आपको बता देते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी इसी खतरनाक संगठन के गुस्सा का शिकार हुए, नाराजगी का शिकार हुए। हुआ ये कि जब श्रीलंका में LTTE का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था, तो वहाँ की जो सरकार थी, जो सिंहली समर्थित सरकार थी, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से यह अपील किया कि आप इसमें दखल कीजिए। और बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन करके भारत में भी आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि राजीव गांधी पर लगातार इस बात का दबाव बनता जा रहा था कि श्रीलंका में दखल देना जरूरी है। तो उन्होंने शांति सेना भेजा, आर्मी को भेजा। और इस बात से LTTE वाले लोग इतने नाराज हुए, यानी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम के लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उनकी हत्या कर भी डाला। जब राजीव गांधी 1991 में एक चुनावी प्रचार के दौरान तमिलनाडु में थे, तो वहाँ पर एक धनु नाम की महिला जो कि LTTE से ही जुड़ी हुई थी, उसने क्या किया कि राजीव गांधी के पास जाकर खुद को उड़ा लिया, यानी एक आत्मघाती हमला किया। और इस आत्मघाती हमले में हमने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को गंवा दिया। तो ये था श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का नतीजा। आपने देखा कि श्रीलंका ने बहुसंख्यवाद का तरीका अपनाया और इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ा उसको। श्रीलंका को कैसा खमियाजा भुगतना पड़ा आपने देख लिया। और उसके बाद आज हम लोग बेल्जियम की कहानी लेंगे। तो श्रीलंका की कहानी में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि श्रीलंका भले ही यह दावा करता हो कि मैं एक लोकतांत्रिक देश हूँ, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश का ये गुण नहीं होता है कि वहाँ बहुसंख्यवाद आए। हमने ये बात आपसे बोला कि जो देश लोकतांत्रिक अपने आप को कहता है, उस देश में सभी लोग बराबर समझे जाते हों, चाहे उनका संख्या कुछ भी हो, संख्या ज़्यादा हो या कम हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन श्रीलंका ने अपने यहाँ बहुसंख्यवाद को अपनाया। वहाँ के सिंहली लोगों ने
अपनी संख्या के बलबूते वहाँ प्रभुत्व जमाना चाहा, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को औरों पर थोपने का प्रयास किया। इसका नतीजा श्रीलंका ने गृह युद्ध के रूप में देखा और एक ऐसा स्थिति आ गया जब देश के बंटवारे की भी बात होने लगी। लेकिन वहीं अगर एक देश बेल्जियम की बात किया जाए तो बेल्जियम ने बहुत समझदारी दिखाया और अपने समझदारी के बदौलत उसने अपने यहाँ किसी भी तरह के गृह युद्ध या बंटवारे की सारी संभावनाओं को समाप्त किया। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बेल्जियम की कहानी को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी के किताब में? इसमें लिखा हुआ है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ध्यान रखिएगा, बेल्जियम यूरोपीय देश है। बेल्जियम जो है यह किस महादेश में पड़ता है? तो यूरोपीय महादेश में पड़ता है। ये सभी बातें ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि इसके सीमावर्ती देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी तथा लग्जमबर्ग हैं तथा इस देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। इस पे भी आप नज़र रखेंगे कि इस देश की राजधानी कहाँ है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है और इसके सीमावर्ती देश यानी पड़ोसी देशों की बात करें तो कौन कौन से देश की बात हो रही है? तो इसमें बात हो रही है फ्रांस की, नीदरलैंड की, जर्मनी की तथा लग्जमबर्ग की। ठीक है, अगर बात किया जाए चौहदी का तो ये नीदरलैंड जो है यह बेल्जियम से उत्तर की तरफ पड़ता है। जर्मनी जो है यह इसके पूरब में पड़ेगा। वहीं फ्रांस जो है इसके दक्षिण में पड़ेगा। वहीं लग्जमबर्ग जो है पूरब और दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व में पड़ेगा, है ना। और उसके आगे बात किया जाए तो लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा तथा आबादी में लगभग इसका आधा है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो हरियाणा राज्य की आबादी 2 करोड़ थी और उसके बराबर श्रीलंका की आबादी थी। हालांकि बेल्जियम की आबादी हरियाणा के आबादी के बराबर नहीं है, हरियाणा के आबादी के आधा है। यानी जब हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ है तो बेल्जियम की आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास में है ना। और ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी हमारा एक भारतीय राज्य जिसका नाम है हरियाणा, जो कि अपने आप में छोटा है, और उससे भी छोटा राज्य है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम ये हमारे हरियाणा से भी छोटा है। लेकिन इतना छोटा देश, इतना कम आबादी वाला देश होते हुए भी बेल्जियम में भी श्रीलंका की तरह या दुनिया के और देशों की तरह काफ़ी विविधता मौजूद है। यानी यहाँ भी अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं। और जब अलग अलग समुदाय के लोग निवास करेंगे और देश लोकतांत्रिक होगा तो वहाँ के लोग सत्ता में हिस्सेदारी चाहेंगे। सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब हो जाता है कि जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उसमें भागीदारी या उसमें अपनी भी सहभागिता का मांग ही सत्ता में साझेदारी का मांग है ना। तो देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है आगे हमारे सामने बेल्जियम का मानचित्र दिया हुआ है और इस मानचित्र में क्या दर्शाया गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले बेल्जियम का जातीय बुनावट या हम कह सकते हैं कि जातीय संरचना, है ना। संरचना मतलब कि बेल्जियम में किस किस तरह के लोग हैं और उनकी क्या भागीदारी, उनकी प्रतिशत क्या है ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आकार और आबादी में छोटा होने के बावजूद इस देश के समाज की जातीय बुनावट काफ़ी जटिल है, जो इस प्रकार है। यानी यहाँ कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि भले ही यह देश काफ़ी छोटा है लेकिन यहाँ का जो समाज है उसका जो जातीय बुनावट है काफ़ी जटिल है, माने तरह तरह के लोग हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कुल आबादी का 59% हिस्सा डच भाषी है ना। माने देश की जो आबादी है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो देश की जो 100% आबादी है उस 100% आबादी में
59% आबादी जो है कौन सा भाषा बोलता है, तो डच भाषा बोलता है। और किधर रहता है, फ्लेमिश इलाके में रहता है। और ये देखिए आपके सामने बेल्जियम का मानचित्र दिया हुआ है, और बेल्जियम के मानचित्र में और यहाँ पर कलर कोड भी दिया हुआ है, और कलर कोड में जो पीला कलर जो दिखा रहा है यही फ्लेमिश इलाका दिखा रहा है, यानी डच भाषी लोग जिनकी आबादी 59% है, वो लोग किधर रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में। ये है फ्लेमिश इलाका, यानी बेल्जियम का उत्तरी हिस्सा ही फ्लेमिश इलाका कहलाता है। उसके बाद बेल्जियम की 40% हिस्सा फ्रेंच भाषी है तथा बेलोनिया क्षेत्र में रहता है। और ये जो दक्षिण का हिस्सा है जो आपको रेड कलर में मानचित्र में दिख रहा है, यह क्षेत्र कहलाता है वेलोनिया क्षेत्र। और इधर कौन लोग निवास करते हैं, तो इधर निवास करते हैं फ्रेंच भाषी लोग, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ कि शेष 1% आबादी जर्मन भाषी लोगों का है, और वे लोग बेलोनिया के पूर्व क्षेत्र में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइनिंग करके थोड़ा सा एक छोटा सा क्षेत्र दिखाया हुआ है, और यही छोटा सा क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पे जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 100% आबादी कंप्लीट होता है। क्या लिखा हुआ है कि बेल्जियम के आबादी का 59% लोग जो हैं वो डच भाषी हैं, और किधर रहते हैं, वो रहते हैं फ्लेमिश इलाका में, जो येलो कलर में दिखाया हुआ है। उसके अलावा 40% आबादी जो है फ्रेंच भाषी है, और वो बेलोनिया क्षेत्र में रहता है, और बेलोनिया क्षेत्र आपका यहाँ दिखाया हुआ है रेड कलर में। और बाकी जो 1% आबादी है वह जर्मन भाषी है, और वो बेलोनिया के पूरब क्षेत्र में, ये हो गया बेलोनिया, और इसके ये पूरब क्षेत्र में निवास करते हैं लोग, है ना, जर्मन भाषी लोग। आप यहाँ पर एक बात सोच रहे होंगे कि बेल्जियम का अपना तो कोई भाषा नज़र आ ही नहीं रहा है, डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी, तो कोई बेल्जियम भाषी नहीं है। तो देखिए बात यह है कि जैसे बेल्जियम जो है, बेल्जियम का निर्माण ही इनके पड़ोसी देशों के हिस्से से हुआ। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ बात किया जाए, ये हो गया हमारा कौन सा एरिया, ये हो गया हमारा फ्रेंच भाषी एरिया, बेलोनिया क्षेत्र। और बेलोनिया क्षेत्र के इधर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कौन सा देश, तो फ्रांस नज़र आएगा। और ये जो हमारा फ्लेमिश एरिया है, इसके साइड में देखेंगे, इधर इस क्षेत्र में देखेंगे तो इधर आपको नज़र आएगा नीदरलैंड, है ना। और जिधर जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं बेल्जियम में, उसके बगल में इधर देखेंगे तो आपको जर्मनी देश नज़र आएगा। तो यानी जैसे पड़ोसी देशों की भाषा यहाँ भी लोग बोलते हैं, है ना। जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लो, तो भारत में जो लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी बांग्ला बोलते हैं। और एक देश जो भारत के पड़ोस में है, पूरब में है बांग्लादेश, वहाँ के लोग भी बांग्ला ही बोलते हैं। और उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो भी काफ़ी सिमिलर है किन से, पश्चिम बंगाल के लोगों से। तो यानी एक देश जो होता है उसका असर बगल के पड़ोसी देशों पर भी दिखाई देता है, भाषा में, कल्चर में या और चीज़ों में, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बेल्जियम के जातीय संरचना, बेल्जियम के जो जातीय संरचना है, इसमें फ्रेंच भाषी लोग हैं 40%, और 59% लोग हैं वो डच भाषी हैं, है ना। और 1% जो लोग हैं वो हैं जर्मन भाषी, है ना। उसके आगे हम लोग देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यह लिखा हुआ है कि टकराव की स्थिति। हमारे सामने हेडिंग क्या है, टकराव की स्थिति। यानी यहाँ पर कोई ना कोई टकराव की स्थिति बनेगी बेल्जियम में भी। जैसे श्रीलंका में वहाँ के तमिलों और सिंहलियों के बीच में टकराव की स्थिति बनी थी, उसी तरह से यहाँ भी टकराव की स्थिति बनेगी। और टकराव की स्थिति बेल्जियम में किनके बीच बनेगी, तो यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोगों के बीच और डच भाषी लोगों के बीच टकराव की स्थिति बनेगी। आप कहेंगे कि जर्मन भाषी लोग टकराव में नहीं आ रहे हैं क्या, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि किसी भी देश में टकराव की स्थिति वहाँ के दो जो बड़े वर्ग होते हैं उनके बीच होती है। जैसे भारत में है,
अब भारत की बात किया जाए तो भारत में अक्सर इस बात की संभावना बनती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव की स्थिति बन जाए, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच अक्सर तानातनी की स्थिति बन जाती है। ऐसा आप बहुत कम ही सुनेंगे या नहीं सुनेंगे कि हिंदुओं से ईसाइयों का टकराव हो गया भारत में, हिंदुओं से या मुसलमानों से सिखों का हो गया, या पारसियों का हो गया, या जैनों का हो गया, क्योंकि वो इतने तादाद में कम है। जैसे पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, ये लोग भारत में इतने कम तादाद में हैं कि वो मुख्य धारा में नहीं है। टकराव की स्थिति हमेशा दो बड़े वर्गों में बनती है। जैसे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच तानातनी की स्थिति देखी जाती है कई बार। और उसी तरह से जैसे हमने देखा कि श्रीलंका में जो ईसाई लोग थे और उनके बीच और सिंहलियों के बीच, या ईसाई लोग और तमिलों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं बन रही थी। टकराव की स्थिति किनके किनके बीच बनी? टकराव की स्थिति तमिलों के बीच बनी जो 18% थे, और सिंहलियों के बीच बनी जो 74% थे। उस तरह से बेल्जियम में टकराव की स्थिति किनके किनके बीच बनेगी? तो टकराव की स्थिति बनेगी फ्रेंच भाषी लोगों के बीच और डच भाषी लोगों के बीच, जो कि डच भाषी लोग 59% हैं कुल आबादी के, और ये जो फ्रेंच भाषी लोग हैं 40% हैं कुल आबादी के, है ना। तो क्या लिखा हुआ है आगे? लिखा हुआ है कि फ्रेंच भाषी लोग देश में अल्पसंख्यक होते हुए भी डच भाषियों से आर्थिक, शैक्षणिक तथा अन्य सभी मामलों में काफ़ी आगे थे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो देश में अल्पसंख्यक हैं। देखिए अल्पसंख्यक किनको कहा जाता है? किसी भी देश में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला धर्म होता है उसको बहुसंख्यक, और उसके अलावा जो बाकी धर्म जो होता है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं इनको बहुसंख्यक, और हिंदू को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, सभी लोग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। बात समझ में आया? तो फ्रेंच भाषी लोग देश में अल्पसंख्यक होते हुए भी डच भाषियों से आर्थिक, शैक्षणिक तथा अन्य सभी मामलों में काफ़ी आगे थे। फ्रेंच भाषी लोग देश में क्या है? अल्पसंख्यक है। अभी आपने देखा था कि डच भाषियों की आबादी 59% है और फ्रेंच भाषियों की आबादी 40% है। तो फ्रेंच भाषी जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक हुए, लेकिन ये आर्थिक मामले में, यानी पैसे कौड़ी के मामले में, शैक्षणिक मामलों में या अन्य सभी मामलों में डचों से आगे थे, है ना। इसके कारण डच भाषियों में फ्रेंच लोगों के प्रति असंतोष तथा नाराजगी थी, तथा जगह जगह पर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। यानी इसके कारण हमेशा डच भाषियों को यह बात खटकते रहता था कि देश में हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन पावरफुल या आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है फ्रेंच लोग, है ना। तो इस बात से उनमें काफ़ी असंतोष रहता था, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों समुदायों के बीच टकराव का सबसे तीखा रूप राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। वैसे तो फ्रेंच और डच लोगों के बीच टकराव, पूरे देश में टकराव का माहौल बना रहता था, लेकिन टकराव का सबसे जो तीखा रूप देखा गया, जो सबसे खतरनाक रूप देखा गया, वो ब्रुसेल्स में देखा गया। यानी ब्रुसेल्स जो राजधानी है बेल्जियम का, वहाँ माहौल ज़्यादा क्रिटिकल था, यानी माहौल ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला था, है ना। उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि हालांकि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के उलट तनाव की इस स्थिति को गंभीरता से लिया तथा सुलह की दिशा में काम करने लगे, है ना। देखिए यहाँ पर श्रीलंका के नेताओं ने क्या किया था? श्रीलंका के नेताओं ने सारे बातों को अनदेखा करके, तमिल लोगों को, ईसाई लोगों को, सबको अनदेखा करके बहुसंख्यवाद अपना लिया था। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम के नेताओं ने बहुसंख्यवाद को नहीं अपनाया, और उन्होंने इस तनाव की स्थिति को गंभीरता से लिया। यानी उन्होंने देखा कि इससे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, या देश के बंटवारे की स्थिति आ सकती है, बंटवारे का बात हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि इस दिशा में काम किया जाए, है ना, इस मामले को सुलझाया जाए। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि 1970 से 93 के बीच ही संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, ताकि देश में किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास न हो, है ना। लिखा गया कि 1970 से 93 के बीच, यानी सिर्फ 23 वर्षों के दौरान ही बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, सिर्फ एक मामले को लेकर। और वो मामला क्या था? कि देश में कोई भी बेगाना महसूस ना करे और टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो, है ना। ये अपने आप में बड़ी बात है कि किसी एक मुद्दे को लेकर के संविधान में 4 बार बदलाव करना अपने आप में एक बड़ी बात है ना।
तो 4 बार संशोधन किया गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि सत्ता साझेदारी का बेल्जियम मॉडल अपने आप में अनोखा है, हालांकि यह बेहद सफल रहा है। तो ये लाइन जो हम लोग अगले पेज में देखेंगे, है ना, ये लाइन यहाँ नहीं देखेंगे, हम लोग अगले पेज में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे सामने टॉपिक है बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें, यानी बेल्जियम ने जो अपने यहाँ सत्ता की साझेदारी के लिए तरीका अपनाया, उसमें क्या क्या मुख्य बातें रही, है ना। तो लिखा हुआ है कि देश में डच भाषियों के बहुसंख्यक तथा फ्रेंच भाषियों के अल्पसंख्यक होने के बावजूद केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या समान रखा गया। यानी इस बात को ऐसे समझिए, जैसे देखिए बेल्जियम में जो केंद्र सरकार है, हर देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, केंद्रीय सरकार में क्या किया गया कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रखी गई, बराबर रखी गई, है ना, बराबर रखी गई। तो इस बात से एक वर्ग को नाराजगी होगी, एक समुदाय को नाराजगी होगी। वो कौन सा समुदाय है? डच समुदाय के लोग। क्यों नाराजगी होगी? क्योंकि डच समुदाय के लोग क्या बोलेंगे कि हम 59% हैं, फ्रेंच लोग 40% हैं, लेकिन वो बराबरी कैसे खोज रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर डच लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंच लोगों को भी कंप्रोमाइज़ करना होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच लोग कहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं, है ना। तो क्या हमने बताया कि केंद्रीय सरकार में डच समुदाय के मंत्रियों की संख्या और फ्रेंच समुदाय के मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। उसके अलावा कोई विशेष कानून बनाने के दौरान दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत आवश्यक है। यानी कोई अगर देश में कोई विशेष कानून बनेगा, किसी मैटर से संबंधित विशेष कानून, माने साधारण कानून नहीं, कोई विशेष कानून, तो उस समय फ्रेंच समुदाय के मंत्रियों का भी बहुमत देखा जाएगा और डच समुदाय के मंत्रियों का भी बहुमत देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि डच समुदाय के अधिकांश मंत्री चाह रहे हैं और फ्रेंच समुदाय का अधिकांश मंत्री नहीं चाह रहे हैं। दोनों समुदाय का अधिकांश मंत्री चाहते हों, यानी दोनों तरफ से बहुमत होगा, तभी कोई विशेष कानून बनेगा, है ना। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। ऐसा व्यवस्था करने से किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे, है ना। एक तो ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई? लिखा है कि देश के दोनों क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार के अधीन नहीं रखा गया तथा उन्हें बहुत सारी शक्तियां दी गई, है ना। यानी ये जो पूरा का पूरा बेल्जियम है, इस बेल्जियम में आधा कुछ फ्लेमिश एरिया है और कुछ बेलोनिया क्षेत्र है। लेकिन इन क्षेत्रों में जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, है ना, ढेर सारे राज्य हैं। इन राज्यों में जो राज्य सरकार है उनको केंद्र सरकार के अधीन नहीं रखा गया, उन्हें स्वतंत्र रखा गया और उन्हें बहुत सारी शक्तियां दी गई। यानी राज्य सरकार के पास भी अपनी ऑटोनॉमी दे दी गई, है ना। इससे क्या होगा कि अपने अपने राज्य के नेता अपने क्षेत्र का बेहतर विकास कर पाएंगे, है ना। और कोई भी राज्य ऐसा नहीं चाहेगा कि हम बेल्जियम में बेगाने हैं और बेल्जियम से हमको अलग होना, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि सभी राज्य सरकारों को क्या दी गई? शक्तियां दी गई, है ना, अधीन नहीं रखा गया केंद्र सरकार के। ये तो हो गया व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था। और उसके बाद तीसरा व्यवस्था क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार का भी प्रावधान किया गया, जिसे सामुदायिक सरकार नाम दिया गया, है ना। एक तो केंद्र सरकार हो गया जो पूरे देश के लिए होता है, दूसरा राज्य सरकार हो गया, और तीसरा सामुदायिक सरकार बनाया गया बेल्जियम में। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार वो है जो मतलब कि अलग अलग समुदाय के लिए हो, है ना। फ्रेंच समुदाय के लिए अलग सरकार और डच समुदाय के लिए अलग सरकार, है ना। और इनके जिम्मे क्या सौंपा गया? ये जो सामुदायिक सरकार है, इनके जिम्मे क्या सौंपा गया? तो इनके जिम्मे मैटर जैसे शिक्षा का, संस्कृति का और भाषा का, इस तरह के मामले सौंपे गए। यानी देखिए, किसी भी समुदाय में ये सब जो मैटर हैं यह काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर हो जाते हैं, शिक्षा, संस्कृति तथा भाषा, है ना। तो ये सभी मैटर दे दिया गया कि भाई एक समुदाय वाले अपना संभालें शिक्षा, संस्कृति तथा भाषा, और दूसरा समुदाय वाले अपना शिक्षा, संस्कृति तथा भाषा पर काम करें। इससे अपना बेहतर विकास कर पाएंगे, अपने बारे में ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, और समझ भी है ज़्यादा बेहतर, है ना। फ्रेंच समुदाय के लोगों को अपने लोगों का
जो शिक्षा, संस्कृति तथा भाषा है, या इनका बेहतर कैसे हो सकता था, शिक्षा, संस्कृति तथा भाषा, इनकी समझ उनको ज़्यादा बेहतर है, और डच समुदाय के नेताओं को अपने वर्ग की समस्याओं को बेहतर समझ है। तो इसलिए तीसरा स्तर का सरकार रखा गया, सामुदायिक सरकार। इसके अतिरिक्त राजधानी ब्रुसेल्स में, जो वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ क्या किया गया, एक अलग सरकार की व्यवस्था की गई। यह सरकार का प्रकार नहीं है, सरकार तो वहाँ 3 प्रकार की थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। लेकिन राजधानी में भी एक सरकार की व्यवस्था की गई, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर रखी गई। यानी केंद्र सरकार में जब डच भाषा के लोगों ने, डच समुदाय के लोगों ने कंप्रोमाइज किया, 59% होते हुए भी बराबरी देने का काम किया, तो यहाँ पे जो राजधानी की सरकार है, ब्रुसेल्स की सरकार है, वहाँ पे जो फ्रेंच समुदाय के लोग जिनकी आबादी 80% है और डच समुदाय के लोग जिनकी आबादी मात्र 20% है, उसके बावजूद भी इनको अपने बराबर प्रतिनिधित्व देते हैं, यानी नेता बनने का मौका देते हैं। तो एक जगह कंप्रोमाइज डच ने किया और दूसरे जगह कंप्रोमाइज फ्रेंच ने किया, है ना। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे है आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। फ्रेंच लोगों ने इस बात को क्यों माना कि ब्रुसेल्स में हम बराबर अधिकार देंगे, क्योंकि डच ने वहाँ कंप्रोमाइज किया था, ये बात हो गया। उसके अलावा आगे क्या लिखा है कि बेल्जियम का मॉडल अपने आप में अनोखा है, हालांकि यह बेहद सफल रहा है। बेल्जियम का मॉडल अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है ना, लेकिन यह बेहद सफल रहा है ना। तो मतलब तो सफलता से है ना, तरीका कुछ भी हो। मान लीजिए कि अगर आप में से कोई व्यक्ति क्या करते हैं ना कि पेन यहाँ पकड़ते हैं और फिर भी बहुत सुंदर लिख पाते हैं, बढ़िया हैंड राइटिंग में लिख पाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कहाँ है, मतलब कि कलम को पकड़ रहा है, परिणाम बेहतर आ रहे हैं ना, है कि नहीं। तो उसी तरह का एक बात आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो एक समय क्या हुआ कि जब महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय टीम में सिलेक्शन हो रहा था, तो उस समय चयनकर्ता उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कई चयनकर्ताओं ने कहा कि इनका टेक्निक, क्रिकेट के जो नियम है, क्रिकेट में जिस तरह का टेक्निक होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन कुछ चयनकर्ताओं ने कहा कि तरीका से मतलब नहीं है, रिजल्ट बंदा सही दे रहा है तो बस बात खत्म, तो रिजल्ट से मतलब है। तो यह तरीका अपने आप में अनोखा है, लेकिन यह सफल रहा। कहाँ पे? बेल्जियम में, है ना। उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि इस मॉडल को अपनाने के बाद बेल्जियम ने अपने यहाँ गृह युद्ध तथा बंटवारे के किसी भी संभावना को समाप्त किया तथा एक शांति और स्थिरता वाले देशों में खुद को शामिल कर सका। देखिए, किसी भी देश का यही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे देश में शांति आए, कैसे स्थिरता आए। अगर शांति आएगा, स्थिरता आएगा, तो ही कोई देश तरक्की कर पाएगा। वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, या वहाँ बड़े बड़े समिट होगा, जैसे G20, G7 या और भी बहुत तरह के समिट होते हैं, उस तरह के समिट वहीं होगा और वही देश तरक्की कर पाएगा, वहाँ के लोग सुख शांति से रह पाएंगे, है ना। तो बेल्जियम के लोगों ने ये मॉडल अपनाकर, यानी सभी वर्गों को सम्मान दे करके, उनको तवज्जो दे करके अपने यहाँ पे गृह युद्ध तथा बंटवारे के किसी भी संभावना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है कि बेल्जियम में इस तरह के शांति एवं स्थिरता के कारण यूरोपीय संघ ने इसकी राजधानी ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय चुना, है ना। अब रहा बात यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ के बारे में आपको बता दें कि यह यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है। देखिए, यूरोप के देश जो हैं ये हमेशा से बहुत शातिर रहे हैं, है ना। पुराने समय में भी ये दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बनाए थे, पूरे यूरोप को, एशिया को, अमेरिका को, है ना। और आज के समय में भी ये कम शातिर नहीं है। इन्होंने देखा कि हमारा वैश्विक प्रभाव घट सकता है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम बहुत छोटे छोटे देश हैं,
हम सभी को क्या करना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया कि एक यूरोपीय संघ बनाया, यूरोपियन यूनियन जिसको कहा जाता है ना। और यूरोपीय संघ एक ऐसी माने व्यवस्था इन लोगों ने रखा है कि वह एक देश की तरह काम करते हैं, उसकी अपने नेता होते हैं, उसकी सारी माने पूरा मंत्रालय काम करता है ना। तो ऐसा व्यवस्था उन्होंने किया। और इस यूरोपीय संघ ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय चुना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को ही अपना मुख्यालय क्यों चुना? क्योंकि बेल्जियम में क्या था, शांति था, बेल्जियम में क्या था, स्थिरता था। तो इस शांति और स्थिरता को देखते हुए यूरोपीय संघ ने अपना राजधानी ब्रुसेल्स को चुनना मुनासिब समझा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी ओर श्रीलंका में इसके ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर किसी देश का बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता और अखंडता संकट में पड़ जाता है। देखिए, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसमें ये नहीं सिर्फ होना चाहिए आपका ध्यान कि सिर्फ हमको रटना है और बस अपना एग्ज़ाम दे देना है, बात खत्म हो गया। कहानी को समझिए और कहानी का निचोड़ क्या निकला, इस पर सबसे ज़्यादा हमारा जोर होना चाहिए। तो आपने देखा था कि श्रीलंका ने क्या किया, बहुसंख्यवाद किया, परिणाम क्या निकला, फंस गया वो देश गृह युद्ध में, बंटवारे की बात होने लगी। बेल्जियम ने क्या किया, समझदारी दिखाया, सभी वर्गों का सम्मान किया और वहाँ क्या हुआ, शांति आया, स्थिरता आया। और शांति स्थिरता सब कुछ ला देगी, है ना। आपके अंदर भी शांति होगा, स्थिरता होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा, है ना। कबीर साहब का एक दोहा है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अब मालिन सींचे 100 घड़ा ऋतु आत फल होए। तो धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे होता है। अगर कंटिन्यू आप लगे रहेंगे तो बदलाव संभव है ना। हड़बड़ाने से कोई या जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता। जल्दबाजी करेंगे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। फल तो तभी आएगा जब उसका समय पूरा होगा, है कि नहीं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक है सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत। सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत, है ना। सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सत्ता के साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों हो या क्यों करना चाहिए, इसको लेकर के कितने तर्क दिए जाते हैं, 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क को कहा जाता है युक्तिपरक तर्क और एक तर्क को कहा जाता है नैतिक तर्क, है ना। अब युक्तिपरक तर्क किसे कहा जाएगा, युक्तिपरक तर्क किसको कहा जाएगा, वैसा तर्क जो लाभ आधारित हो, जिसमें लाभ झलकता हो, फायदा झलकता हो, उसको हम युक्तिपरक तर्क कहते हैं। जैसे अगर आप सत्ता बांट देंगे तो आपके यहाँ क्या होगा, शांति आएगा, आपके यहाँ स्थिरता आएगा, लोग बेगाने नहीं महसूस करेंगे, दंगा फसाद नहीं होगा, तो ये क्या है, लाभ है। तो ऐसे इस तरह के तर्क को, विचार को हम क्या कहेंगे, युक्तिपरक तर्क। क्या लिखा हुआ है कि यह तर्क सत्ता की साझेदारी से होने वाले लाभों पर जोर देता है। और आगे क्या लिखा है, इस तर्क के मुताबिक सत्ता की साझेदारी करने से देश के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का खतरा टल जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक स्थिरता तथा शांति के लिए जरूरी है। ये तो बात हो ही गया कि शांति चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, देश में स्टेबिलिटी, पीस चाहते हो, तो क्या करो कि सत्ता की साझेदारी करो। तो यह हुआ लाभ वाला तर्क। अब अगला है नैतिक तर्क, है ना, मोरल रीजन। अब नैतिक तर्क क्या कहता है, क्यों सत्ता की साझेदारी होना चाहिए। तो नैतिक तर्क का मतलब समझो पहले। नैतिक तर्क का मतलब होता है कि उचित या अनुचित, यानी सही, उचित है। तो भाई क्यों उचित है, नैतिक तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी सही है। तो कैसे सही है भाई, सत्ता की साझेदारी कैसे सही है ना। तो क्या लिखा है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में लिखा है कि चूंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने वाले देशों में सत्ता की साझेदारी होनी ही चाहिए। मतलब कि जो देश यह दावा करता है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसको सत्ता की साझेदारी करना ही चाहिए। ये लोकतंत्र की आत्मा है ना। इट इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी है तो सत्ता की साझेदारी करो। यानी ये उचित है। नैतिक तर्क हम बोले, नैतिक का मतलब ही बोले क्या कि जो उचित हो, तो उचित है कि लोकतंत्र है तो सत्ता की साझेदारी करो, है ना। आगे क्या लिखा है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और यह लोग उसी और ये लोग उसी अतः वैध या वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार वही है जिसमें सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो। यहाँ थोड़ा सा काटना पड़ेगा, ये थोड़ा गलत है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। अतः वैध, वैध माने लीगल, ये वैध नहीं, वैध या वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार वही है, रियल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जिसमें सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो, समाज का हर वर्ग उसमें शामिल होता हो, सरकार में सत्ता सबके बीच बांटी जाती हो। तो ये हो गया। आगे क्या लिखा होगा, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी जितना अधिक से अधिक होगा वो देश उतना ही मजबूत लोकतंत्र कहलाएगा। ये कितना सुंदर बात कहा एनसीईआरटी ने, कहा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी जितना अधिक होगा वो देश उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र में जितना सत्ता बांट लो, अगर एक उदाहरण से आपको बताएं तो आपको बेहतर समझ में आएगी। देखिए अपने यहाँ आप जानते हो कि 3 तरह की गवर्नमेंट काम करती है। एक गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, और एक है लोकल गवर्नमेंट। ठीक, लोकल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब जानते हो कि केंद्र सरकार में जो लोकसभा के नेताओं को और राज्यसभा के नेताओं को मिला करके अगर बात किया जाए तो 1000 से भी नीचे होते हैं। 1000 से भी नीचे हमारे देश को चला रहे हैं लोग, पूरे देश को। स्टेट गवर्नमेंट की बात किया जाए तो स्टेट में किसी राज्य में 243 सीट है, किसी राज्य में 403 सीट है, किसी में 40 सीट है, किसी में 70 सीट है। ये इस तरह से मिला करके कई हजार हो जाते हैं। लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट की बात आती है, यानी प्रधानी का चुनाव या पंचायती चुनाव, तो उसमें क्या होता है कि लाखों लाख संख्या में लोग पंच बनते हैं, है ना, वार्ड मेंबर बनते हैं, प्रधान बनते हैं हजारों की संख्या में, है ना। कहीं कहीं पे ये सरपंच और प्रधान अलग हो जाते हैं, और ये क्या बोलते हैं समिति सदस्य यानी बीडीसी बनते हैं। तो लाखों लाख की भागीदारी होती है। तो अगर कोई पूछे कि ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में इन तीनों में सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक कौन है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा लोकल गवर्नमेंट को कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग सत्ता में भागीदार बने हैं, सरकार में भागीदार बने हैं, है ना। तो ये ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ। जितना ज़्यादा लोग सत्ता में भागीदार बनेंगे उतना ही ज़्यादा वह सरकार लोकतांत्रिक होगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक ये है, भले पावरफुल ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक लोकल गवर्नमेंट होती है ना। तो ये हो गया। आगे क्या है हमारे सामने? आगे है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। अगला हेडिंग हमारे सामने क्या है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, यानी सत्ता को किन किन तरीके से बांटा जा सकता है ना। तो दुनिया में जितने भी तरीके के सत्ता की साझेदारी के रूप दिखते हैं उन सब का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, है ना। वैसे देश में तो सत्ता का साझेदारी होता ही नहीं है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं हो, जहाँ पे तानाशाही हो, जहाँ पे मोनार्की हो, राजतंत्र हो, वहाँ तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे सत्ता किस तरह से बांटा जाता है, क्या लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रचलित उदाहरण निम्नलिखित है। सत्ता विभिन्न तरीके से बांटा जा सकता है, जिसमें से कुछ प्रचलित माने जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनका जिक्र हम करेंगे। तो एक तो होता है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, है ना। एक कैसा बंटवारा है? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज का मतलब कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हर कोई बराबर है, कोई एक दूसरे से नीचे नहीं है और कोई एक दूसरे पर
एक दूसरे के अधीन नहीं है ना। अब जैसे देखो लिखा है कि सत्ता को सरकार के तीनों प्रमुख अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है के बीच बंटवारे को ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। जो सत्ता जो शासन है उसमें से कुछ कार्यपालिका को सौंप देना, कुछ विधायिका को सौंप देना, कुछ न्यायपालिका को सौंप देना, यह कैसा बंटवारा है? यह है क्षैतिज बंटवारा, क्षैतिज बंटवारा, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, विधायिका के बारे में आप जानते हो कि विधायिका का काम है कानून बनाना। अब विधायिका में कौन लोग आएंगे? आपके सांसद लोग, आपके राज्य के जो विधायक लोग हैं, एमएलसी लोग हैं, है ना। चाहे वो सांसद वो कोई भी हो सकता है, लोकसभा सांसद भी या राज्यसभा सांसद भी, वो विधायिका में आएगा, है ना। इनका काम क्या है? कानून बनाना, है ना, लॉ मेकिंग, कानून बनाना। अब आया कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, है ना, कानून को एग्जीक्यूट करना, पॉलिसी बनाना। अब देखिए कार्यपालिका में 2 तरह की कार्यपालिका है ना। कार्यपालिका में कितने तरह की कार्यपालिका है? 2 तरह की। एक कार्यपालिका कहलाती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरे कहलाती है अस्थायी कार्यपालिका। आपके आईएएस आईपीएस जो लोग होते हैं प्रशासन के लोग, वो आ जाते हैं अस्थायी कार्यपालिका में। और राजनीतिक कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं? वैसे नेता जिनको मंत्री बना दिया गया, माने सांसद हैं लेकिन अब उनको मंत्री बना दिया गया, तो वो कार्यपालिका के अंग कहलाएंगे, है ना। और हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, ये सभी आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में। इनका काम है कि क्या करना कि जो सांसद ये विधायिका ने, संसद ने कानून बना दिया उनको लागू करवाना, है ना। और कोई योजना बनाना, लॉ बनाना नहीं, योजना बनाना, पॉलिसी बनाना, है ना। देखिए लॉ में और पॉलिसी में अंतर है। लॉ जो होता है वो ऐसा होता है, वैसा कानून होता है जिसको सबको ही मानने के लिए बाध्य होता है, सबको मानना पड़ता है ना। लॉ बन गया तो आपको मानना ही मानना है। पॉलिसी ऐसा होता है कि जिसको आप मानिए या नहीं मानिए वो तो आपके ऊपर है। जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लाया कि सभी बेरोजगारों को या सभी जो विद्यार्थी हैं 10वीं के, उनको 2-2 हज़ार रुपये देंगे। तो ऐसा स्कीम लाया तो आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे, तो मत मानो, अपना घाटा कर लो, है ना। तो ये योजना हो गया। अब उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम है कि विवाद को सुलझाना, है ना। और ये तीनों का अपना शक्ति जो है अलग अलग बांटा हुआ है। संविधान में इसका उल्लेख है कि विधायिका की क्या शक्ति होगी, कार्यपालिका की क्या होगी और न्यायपालिका की क्या होगी। विधायिका कार्यपालिका के काम में दखल नहीं दे सकता, कार्यपालिका न्यायपालिका के नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका का नहीं, है ना। हालांकि ये एक दूसरे पर दखल तो नहीं दे सकते लेकिन एक दूसरे पर नज़र जरूर रख सकते हैं, है ना। जैसे कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना। उसके अलावा न्यायपालिका को कार्यपालिका बहाल करती है, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं न्यायपालिका के जजों को, है ना। और न्यायपालिका कई बार इनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर क्या कर सकती है, उसके वैधता या अवैधता पर प्रतिक्रिया दे सकती है, उसको अवैध ठहरा सकती है ना। कार्यपालिका को भी फटकार लगा सकती है ना। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं। ये सभी बातें जो हमने मौखिक बोला, लिखा है कि सरकार के इन तीनों अंगों की शक्तियां तथा उसकी सीमाएं संविधान में स्पष्ट किया हुआ है। इन तीनों का क्या क्या शक्ति है ये संविधान में स्पष्ट किया हुआ है। उसके आगे लिखा है कि इस तरह के बंटवारा से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सके। ऐसे इस तरह का बंटवारा कर देने से क्या होता है कि विधायिका ही सिर्फ अपने आप को शक्तिशाली न समझ बैठे, उसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका भी तो है। कार्यपालिका ही सिर्फ अपने आप को शक्तिशाली न समझ बैठे तो सभी की शक्तियां क्या की गई है, स्पष्ट कर दी गई है और कोई भी सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। अब आगे क्या लिखा है कि हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। हर एक इसमें तीनों जो अंग हैं सरकार के, ये तीनों अपने पर एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। अभी हमने बताया कि न्यायपालिका इन दोनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। न्यायपालिका विधायिका के बनाए गए कानून को न्यायिक रिव्यू में, न्यायिक समीक्षा में ला सकती है या जांच के लिए मतलब डेट दे सकती है, तारीख दे सकती है। इसके अलावा कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो इस तरह का व्यवस्था है हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था करके हमने किसी एक अंग को
असीमित प्रयोग करने से, शक्तियों का असीमित प्रयोग करने से क्या किया, रोका, है ना। अब उसके आगे क्या व्यवस्था है, आगे देख लेते हैं हम लोग। एक तो हो गया हमारा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। आगे लिखा हुआ है कि जैसा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग तो करती है परंतु संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। ये बात हम कह चुके हैं, है ना, कि कार्यपालिका जो है वो संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। वहीं न्यायपालिका की नियुक्ति तो कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ये भी बात हम कह चुके हैं कि जो न्यायपालिका है इसकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। कार्यपालिका ने भले नियुक्त किया हो न्यायपालिका को, लेकिन कार्यपालिका क्या करती है कि इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन पर जांच करती है, उनकी जांच करती है, उनकी वैधता पर अपना निर्णय देती है ना। आगे क्या लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। किस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है? वही व्यवस्था जिसमें एक अंग, सरकार का एक अंग दूसरे अंग पर नजर रख रहा है, अंकुश रख रहा है, दूसरा अंग तीसरे अंग पर अंकुश रख रहा है, तो सभी एक दूसरे पर अंकुश रख रहे हैं। इसी व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। उसके आगे देखेंगे हम लोग क्या है, आगे है हमारे सामने कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। यहाँ पर सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होगा, माने एक अंग जो होगा वो दूसरे अंग से ज़्यादा शक्तिशाली होगा, दूसरा अंग जो होगा तीसरे से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। सत्ता का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा, वहाँ स्तर पर बंटवारा नहीं था, विभिन्न अंगों को के बीच बंटवारा था। यहाँ अस्तर का मतलब होता है क्या, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई उसके नीचे, है ना। तो सत्ता का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है ना। जैसा हमारे देश में सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है और सबसे नीचे स्थानीय सरकार है, यानी लोकल गवर्नमेंट है ना। लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर रहती है फंड के लिए या और भी चीज़ों के लिए, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट पर कई बार आश्रित रहना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट को हर मामले के लिए आश्रित नहीं रहना पड़ता, लेकिन बहुत सारे मैटर के लिए आश्रित रहना पड़ता है। इसको, है ना, ठीक कर लेंगे। यहाँ सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बीच में राज्य सरकार और सबसे नीचे स्थानीय सरकार, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है तीसरा कि समुदाय के आधार पर बंटवारा। एक तो हो गया हमारा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, एक हो गया सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा और एक हो गया समुदाय के आधार पर बंटवारा। लिखा है कि सत्ता के बंटवारा का एक रूप अलग अलग सामाजिक समूह, जैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच भी हो सकता है। माने किसी देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनके लिए भी सरकार की अलग व्यवस्था की जा सकती है ना। या अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग भाषा के लोग हैं, उनके लिए भी सरकार की व्यवस्था हो सकती है ना। हर एक देश में संभव नहीं है, ये सभी डिपेंड करता है उस देश के नेचर पर, उस देश के इतिहास पर। भारत का इतिहास कुछ और रहा है, यहाँ पर कोई और व्यवस्था सूट करेगा। बेल्जियम का इतिहास कुछ और रहा है, वहाँ पर कोई और व्यवस्था सूट करेगा। तो हर एक व्यवस्था हर एक पे नहीं सूट करता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हो कि हर एक फार्मूला हर क्वेश्चन पे फिट नहीं बैठता है ना। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार बनाई गई है इसका अच्छा उदाहरण है समुदाय के आधार पर बंटवारा का, है ना। आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है कि दबाव समूह के सहभागिता के आधार पर बंटवारा। यानी इसको देखिए, अधिकांश लोकतांत्रिक देश अपने यहाँ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप को क्या देते हैं, मान्यता देते हैं, है ना। उनको मान्यता देते हैं, कहते हैं कि आप भी मान्य हैं और आपकी भी बातें सुनी जाएगी, है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में हम व्यापारियों, किसानों, मजदूरों तथा छात्रों के विभिन्न संगठनों जैसे AITUC, ऑल इंडिया किसान सभा, ABVP, आईसा की भी सक्रिय देखते हैं, है ना, को भी सक्रिय देखते हैं, जो सरकार के विभिन्न नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदार बनते हैं। देखिए इस बात को ऐसे समझिए, बहुत सारे देशों में, माने लोकतांत्रिक देशों में क्या किया जाता है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप को मान्यता दी जाती है।
प्रेशर ग्रुप वो हो सकता है किसानों का, वो हो सकता है छात्रों का, वो हो सकता है व्यापारियों का, है ना। और लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये सिर्फ अपना वर्ग विशेष का बात करते हैं। ये नहीं कि आपकी किसानों का कोई संगठन है, दबाव समूह है और बात करें छात्रों का, छात्रों का दबाव समूह है वो बात करें व्यापारियों का, तो ऐसा नहीं होता। अपने वर्ग के हित की बात करता है लोग, है ना। और प्रेशर ग्रुप का उदाहरण हमने आपके सामने दिया है, जैसे AITUC ये व्यापारियों का एक संगठन है, ऑल इंडिया किसान सभा ये किसानों का संगठन है, ABVP छात्रों का संगठन है, आइसा छात्रों का संगठन है। तो ये सब क्या है? प्रेशर ग्रुप है। ये सरकार पर प्रेशर बना के रखते हैं, सरकार मनमानी ना कर बैठे और हमारी हितों को सुने, हमारी बातों को माने, है ना। ये सब सुनिश्चित करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रेशर ग्रुप हैं। और प्रेशर ग्रुप में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप अस्थाई होते हैं और कई प्रेशर ग्रुप अस्थायी होते हैं। कुछ प्रेशर ग्रुप को जब मान लिया जाता है सरकार के द्वारा तो उसको भंग कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप को लंबे समय तक के लिए रखा जाता है। जैसे ABVP छात्रों का संगठन है, आइसा छात्रों का संगठन है, ये लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं, है ना। लास्ट में हमारे सामने क्या लिखा है नोट में कि समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। मतलब हमारे समाज के जो डिप्रेस्ड क्लास है, दमित वर्ग है या वंचित वर्ग है, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था दे देना, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर देना भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। विभिन्न वर्ग, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं दिया जाए तो मुख्य धारा में कभी आएंगे ही नहीं। वो हमारे पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाएंगे, वो हमारे राज्यों के विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाएंगे, वो गांव का प्रधान नहीं बन पाएंगे। तो उनके लिए क्या किया गया है व्यवस्था? आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ये सब हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति। देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारा क्लास देखेगी तो कहेगी हम लोग को कमजोर वर्ग सर कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि लंबे समय से भेदभाव होने के कारण, लंबे समय से भेदभाव का शिकार होने के कारण महिलाएं हमारे समाज का कमजोर वर्ग हैं। उनके हालात में बहुत सारे सुधार की जरूरत है ना। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। और यह चैप्टर हमने आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया है। और आपको यह चैप्टर कैसा लगा इस बात को आप कमेंट में लिखेंगे, या कोई शब्द या कोई परिभाषा आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख दें कि सर हमें यह समझ में नहीं आया, हम आपको रिप्लाई देंगे, है ना। और अगले क्लास में आप सभी को इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया जाएगा, है ना। थैंक यू।